जो मेवाड़ का और राजस्थान का इतिहास है वो हम सब वाकिफ़ हैं उनसे, और ऐसे तरीक़े का नक्शा बनाना तो गलत है, उसका सुधार की ज़रूरत है। कभी किसी शासन तो मेवाड़ का ही रहा है, भले मुग़ल हो, भले अंग्रेज़ हो, भले मराठा हो, तो कभी किसी और के नाम से शासन चला नहीं है, तो आप उसको मराठा किंगडम का भाग कैसे बता सकते हैं? उनका जो योगदान है उसको आप सही तरीके से अपनाएं और उनके तरीके भी अपनाने की कोशिश करें और ऐसे बेबुनियाद टिप्पणी ना करें। उन तथ्यों की दृष्टि से ये बहुत ही गलत बताया गया है। मराठाओं का जो साम्राज्य है वो राजपूताना में कायम नहीं हुआ, जो कि दक्षिण के मराठों के इतिहासकार रहे हैं, विशेष करके जो राजस्थान के भी जितने इतिहासकार हैं, किसी भी इतिहासकार ने राजस्थान में इस तरह के मराठा साम्राज्य का जिक्र नहीं किया है। इसी पुस्तक में जिसमें मराठों के साम्राज्य की चर्चा है, इसी में जो अकबर को जो है वो धर्मनिरपेक्ष शासक बताया। एनसीईआरटी की 8वीं की बुक में राजस्थान को मराठा साम्राज्य के अधीन बताया गया है। इसके बाद पूरे मेवाड़ सहित पूरे राजस्थान में इसके लिए लोग हैं वो आग बबूला हो गए, कहीं पर भी इतिहास में नहीं दिखाया गया हो। तो एनसीईआरटी की बुक में किस तरह से ये मराठा को अधीन दिखाया गया है। महाराणा जो उदयपुर के हैं, इसके साथ जो राज परिवार के सदस्य है वो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ इतिहास का चंद्रशेखर जी सर हैं। सर, किस तरह को आप इस चीज को देखते हैं? भाई देखो, ऐसा है कि ये तो मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय है कि साम्राज्य पूरा बता देना, ये मैं मानता हूं कि इतिहास की दृष्टि से और इतिहास में अभी तक के जो तथ्य हैं उन तथ्यों की दृष्टि से ये बहुत ही गलत बताया गया है। क्योंकि कभी भी मराठाओं का जो साम्राज्य है वो राजपूताना में कायम नहीं हुआ। पहली बात तो ये बहुत ही क्लियर है। राज्य कायम होने का मतलब है कि उनका झंडा चलना, उनका सिक्का चलना, उनके राज्यादेश चलना, ये साम्राज्य की निशानियां होती है, जिसका साम्राज्य कहलाता है। या यहाँ का जो राजस्व रिकॉर्ड है, राजस्व की जो हिस्सा है वो मराठों को जाए नहीं, वो सिर्फ यहाँ पर राजपूताना में आकर के उन्होंने चौथ और सरदेश मुखी वो वसूल किया करते थे, जिसको उस समय का वो कर मानते थे। और बहुत से इतिहासकारों ने तो लिखा है कि उन मराठे जो थे उन्होंने पूरे भारत में लूटपाट की। देखिए आप, ये शब्द जो आए हैं ये इतिहास के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। तो चाहे यदुनाथ जैन सरकार हो, जो कि दक्षिण के मराठों के इतिहासकार रहे हैं, विशेष करके तो राजस्थान के भी जितने इतिहासकार हैं, किसी भी इतिहासकार ने राजस्थान में इस तरह के मराठा साम्राज्य का जिक्र नहीं किया है। तो अब ये मराठा साम्राज्य को इस तरह से बता देना, ये मेरे लिए भी एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय है, जो मैं इसको गलत मानता हूँ। जोधपुर और जयपुर के कौन शासक बनेगा? अब जैसे दो भाइयों में, दो राजकुमारों में झगड़ा था, एक ने मराठों को अपनी तरफ किया, उनको पैसा दिया, वो पैसे से आते थे और उनकी मदद करते थे, अपनी सेना भेजते थे, उसको शासक बनाते थे। तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस है वो इंटरफेरेंस हमारे को जयपुर में और जोधपुर में देखने को मिलता है। जबकि मेवाड़ में और जैसलमेर में, जो कि मुद्दा जहां से उठा है, सबसे पहले जैसलमेर वालों ने उठाया है। जैसलमेर में तो कभी उन्होंने टैक्स भी नहीं वसूल किया, और इस तरह का उनको अधिकार बता देना, ये तो, और विशेष करके मैं मेवाड़ के लिए कहना चाहूंगा कि मेवाड़ ने तो उल्टा, जब इनका सब तरफ से ये धन वसूल कर रहे थे तो उसमें मेवाड़ ने अगुवाई करके हुल्डा सम्मेलन का आयोजन किया, और उस हुल्डा सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य था कि कैसे पूरे राजपूताना से इन मराठों को बाहर निकाला जाए। तो मेवाड़ ने तो वो हुल्डा सम्मेलन फेमस है इतिहास में, आज हमारे जीके वगैरह सब में पूछा जाता है हुल्डा सम्मेलन। तो ये इसलिए जो यहाँ से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो और उनकी जो पत्नी सांसद है, उन्होंने चूंकि वो उसी मेवाड़ की जो राजवंश है, पूर्व राजवंश, उससे आते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, तो उसे दोनों के नाते और यहाँ के नागरिक होने के नाते उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इस तरह की जो इतिहास में गलत बात आई। क्योंकि मेवाड़ जो है, मेवाड़ ना तो कभी मुगलों के अधीन रहा और न कभी अंग्रेजों के अधीन रहा। आप देखिए, और जो देशी राज्यों के साथ में जो संधियां हुई है, उन संधियों को जाकर के जो भी एनसीईआरटी के विद्वान है वो पढ़ ले, कभी भी मराठों का साम्राज्य ऐसा नहीं रहा है। तो ये चूक कहाँ से, जो इतिहासकार थे जिन्होंने किताब लगाई उनकी थी या फिर किसकी गलती मान लो? ये ऐसा है कि जिन्होंने इतिहास वहां पर जो चैप्टर्स लिखे हैं
जिनको वहां पर बुलाया गया है। बुलाने वाला कौन है? एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी को चलाने वाला कौन है? कोई मंत्रालय है, मंत्रालय से चलती है। तो इस तरह का जो ये है कि अपने लोगों को जब ये रहता है ऑब्लाइज करने का काम किया जाता है, यहाँ पर नहीं, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई चीजें हैं। मैं मानता हूँ कि आपका कोई व्यक्ति हो या नहीं हो, आपकी पहचान का व्यक्ति हो या नहीं हो, लेकिन आप ये देखें कि कम से कम उस विषय का एक्सपर्ट हो। चाहे आपको 5 लोग ज्यादा बुलाने पड़े, लेकिन उस विषय का एक्सपर्ट आपको बुलाना चाहिए और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन आपको वहीं करा करके फिर उसको बच्चों की पुस्तक में लाना चाहिए। और अगर इस तरह की अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के फ्यूचर से, बच्चों से जुड़ी हुई चीज है। और एक बार में कितनी किताबें छपती है, कितना खर्चा, कितना राजस्व जो है इसके ऊपर आता है, ये बात भी हमें विचारनी है। यही वो एनसीईआरटी है जहां पर अकबर को धर्मनिरपेक्ष बता दिया जाता है, महाराणा का प्रताप जो हल्दीघाटी का युद्ध है उसको हारा हुआ बता दिया जाता है। इस पर क्या करना चाहिए? देखो अभी जो इसी पुस्तक में जिसमें मराठों के साम्राज्य की चर्चा है, इसी में जो अकबर को जो है वो धर्मनिरपेक्ष शासक बताया है। ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने महाराणा प्रताप पर मेरी पहली पीएचडी है, उस अध्ययन के नाते मैं कह सकता हूँ कि एक भी ऐसा तर्क नहीं है, एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि जहां पर अकबर की धर्मनिरपेक्षता सिद्ध होती है। ये किस आधार पर? क्या ये अपीजमेंट किया गया है? ये धर्मनिरपेक्ष शासक नहीं था, वो कूटनीतिज्ञ शासक था, धर्मनिरपेक्षता का लिबास था। आप बताएं कि जब हमारे यहाँ का हल्दीघाटी के युद्ध की एकमात्र उपलब्धि जो बदायूं लिख रहा है, उन्हीं का लेखक, कि उसका नाम राम प्रसाद था, और अकबर ने जाते ही कहा कि चूंकि हमें पीर की कृपा से मिला है इसलिए इसका नाम पीर प्रसाद करते हैं। तो मेरा उन लेखकों से, एनसीईआरटी से मेरा एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो शासक एक जानवर का नाम भी हमारे हिंदू देवता के नाम पे बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो किस तरह की धर्मनिरपेक्षता की नीति थी, वो थोड़ा स्पष्ट करें कि कहाँ उनको ऐसी धर्मनिरपेक्षता दिखाई दी। मैं नहीं मानता हूं कि कूटनीति सब जगह थी, लेकिन जो सरल धर्मनिरपेक्षता होती है, वो धर्मनिरपेक्षता मुझे तो अकबर के इतिहास में कहीं नहीं दिखाई देती। तो ये थे हमारे साथ इतिहासकार चंद्रशेखर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं पर भी मेवाड़ समेत जो राजस्थान है मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं रहा। सिर्फ वो कर वसूली के लिए यहाँ पर आया करते थे, लेकिन कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि वो मेवाड़ या राजस्थान है वो उनके अधीन रहा हो। उदयपुर न्यूज़ के लिए पूरन प्रजापति रिपोर्ट। अभी जो मामला आया है, जो मेरे संज्ञान में आया है कि एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के टेक्स्ट बुक में एक नक्शा बनाया है जिसमें मेवाड़ और राजस्थान को मराठा जो किंगडम है उनका एक भाग बता दिया है। तो इसके ऊपर तो मुझे यही कहना है कि ये एक सरासर गलत नक्शा है, क्योंकि जो मेवाड़ का और राजस्थान का इतिहास है वो हम सब वाकिफ़ हैं उनसे, और ऐसे तरीक़ा का नक्शा बनाना तो गलत है, उसका सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी एक किंगडम के भाग हैं, उसका मतलब ये होता है कि शासन उस अलग किंगडम के नाम से चलता है। तो मेवाड़ में और कभी किसी शासन तो मेवाड़ का ही रहा है, भले मुग़ल हो, भले अंग्रेज़ हो, भले मराठा हो, तो कभी किसी और के नाम से शासन चला नहीं है। तो आप उसको मराठा किंगडम का भाग कैसे बता सकते हैं? आपकी ओर से पत्र लिखा गया? मैंने मंत्री जी से बात भी करी है और उन्होंने कहा है कि वो इस विषय में ज़रूर देखेंगे। आप किस तरह की मांग करते हैं सर इसमें? सुधार चाहिए, सुधार होनी चाहिए। और क्या इसमें एक मैसेज जा रहा है इससे सर? इसमें मैसेज तो मेरे ख्याल से अगर आप एजुकेशन को हमें थोड़े संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ आप बच्चों को तथ्य नहीं सिखाते हैं, और तथ्य के अनुसार उनकी भावना भी बनती है। तो भावना और जो एटीट्यूड है, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि सही तथ्य ही पेश किया जाए। आपको नहीं लगता कहीं कहीं आए दिन ऐसी होती रहती है घटनाएं, कहीं कोई राजघराने के लिए कभी कोई विवादित बयान भी देते हैं, कभी ये करते हैं, अब ये और ये, तो किस तरह से मान रहे हैं आप? ये लास्ट चीज़ जो है मेरे ख्याल से सिर्फ राजघराने से ताल्लुकात नहीं है, तो पूरे राजस्थान मेवाड़ के सभी लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये जो नक्शा है उस सबको इफ़ेक्ट करता है। लेकिन आपने बात सही कही है कि बार बार से कहीं ना कहीं या तो फिल्मों से या भी राजनीति में ऐसे कोई बात करते रहते हैं। तो मैंने हाल ही में कहा कि ये जो आप सब जब जयंती मनाते हैं, जो इतिहास के जो महापुरुष थे, अब
काफ़ी लोग सब अलग अलग जगह से जयंती मनाते हैं, तो सही विश्वास और सही जयंती तो तभी मनाई जाएगी तब उनका जो योगदान है उसको आप सही तरीके से अपनाएं और उनके तरीके भी अपनाने की कोशिश करें और ऐसे बेबुनियाद टिप्पणी ना करें। आपने कोई पत्र वगैरह भी किन किन को लिखा है इसमें लिया? मैंने ट्वीट किया है और मंत्री जी से बात करी है मैंने।